सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 में डाउट है, बोलेंगे पार्ट्स थर्ड का और ए बी सी में बातें चल रही हैं। ए बी आपका डी, चलो ठीक है, ये भी सही है। सैलरी पेड टू अजय 5000 स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जब हम सैलरी पे करते हैं तो सैलरी को डेबिट करना चाहिए, डेबिटेड टू, तो मतलब एरर ऑफ पोस्टिंग है, मतलब कैश में कोई गलती नहीं है। सैलरीज डेबिट होना चाहिए था 5000 से, गलती से अजय को डेबिट कर दिया 500 से। अभी जैसे हमने जब पहला क्वेश्चन करा था वो वही था कि क्या ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था 5000 से, और हमने रेंट या रिपेयर्स रेंट को डेबिट कर दिया था 500 से, तो एरर ऑफ पोस्टिंग था। तो सैलरीज डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, सैलरीज को पूरे 5000 से डेबिट करेंगे। अजय पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया, होना ही नहीं था, टू अजय 500, जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में चला जाएगा। क्लियर है पहली एंट्री? कोई डाउट? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीनरी 2000 नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीनरी, मशीनरी परचेज्ड, दिस चेंजेस एवरीथिंग। अगर सिर्फ होता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीनरी, तो एंट्री होती है इंश्योरेंस टू कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीनरी परचेज्ड, एसेट जब खरीद रहे हैं फर्स्ट टाइम जो इंश्योरेंस पे होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। एट द टाइम ऑफ परचेज अगर हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं एसेट पे, चाहे वो इंश्योरेंस है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो मशीनरी टू कैश होगी। क्लियर? तो आपने इंश्योरेंस को डेबिट किया, जिन्होंने एरर करा होगा। लॉजिक समझ आया ना? क्लियर? लिखने की जरूरत है मुझे कुछ? परचेज्ड है इसलिए प्लीज, नॉर्मल अगर सिर्फ लिखा होता ना इंश्योरेंस ऑन मशीनरी, उन्होंने नहीं स्पेसिफाई करा कि परचेज के टाइम या एनुअल रिन्यूअल है, हम अज्यूम करते हैं कि एनुअल रिन्यूअल है। परचेज तभी माना जाएगा जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। आप पे ज्यादा भरोसा है नहीं मुझे, बट प्लीज, भरोसा तो मुझे ये भी नहीं है कि मैं लिख के दे दूंगा तो भी आप लिख लेंगे, ठीक है ना? आप रिटेन तभी कर पाएंगे जब आपके पास भी कहीं लिखा हुआ हो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये तो इंप्लाइड है ना कि इट विल बी डेबिटेड टू द एसेट। एट द टाइम ऑफ renewal revenue expenditure, if nothing is specified we assume that it is renewal. ओके, सुनने पे ध्यान देंगे, अभी कुछ नहीं लिखना, ये सब शेयर होगा, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें। यस नमन? सर इसके अंदर जैसे स्पेसिफाइड नहीं है कैश या बैंक, तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं वो ना? तो आप इंश्योरेंस मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश स्लैश बैंक, वो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैश स्लैश बैंक लिख देंगे। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिन्यूअल मतलब 1 साल पुरानी गाड़ी हो गई तो इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होता है। इंश्योरेंस एक एनुअल एक्सपेंस होता है, आपको इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करानी पड़ती है, गाड़ी की हो, लाइफ लाइफ की तो क्या ही है, मेडिकल इंश्योरेंस कोई भी, मतलब एनुअल होता है। क्लियर? सेल ऑफ ओल्ड कार फॉर 10,000, एसेट बेचा है, मोटर कार को क्रेडिट होना चाहिए था, वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू एरर ऑफ पोस्टिंग, कैश में कोई गलती नहीं है। मोटर कार क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, सेल्स क्रेडिट हो गया, होना नहीं था, तो सेल्स डेबिटेड 6,000, सस्पेंस डेबिटेड 4,000 टू मोटर कार 10,000। क्लियर? कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Bills receivable worth rupees 1800 were received from debtor, were entered in the bills payable book. Though correctly, this changes everything. Though correctly entered in the debtors account. अब ध्यान से देखना, bills receivable करेक्ट एंट्री क्या होती है? वी आर टू डेटर्स। रॉन्ग एंट्री क्या होती है? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? बिल्स पेबल बुक में आ गया, डेटर टू बीपी, आपने उसको बिल्स पेबल मान लिया। However, correctly entered in debtors,
तो मतलब डेटर्स की गलती ठीक हो गई है। बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था, हुआ, आप करेंगे। बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया, होना था, आप डेबिट करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड, बिल्स पेबल डेबिटेड टू सस्पेंस। ओके, मतलब देखने की जरूरत है। कोई डाउट? क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड। क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से ही, वही हुआ होगा, ठीक है ना। मतलब क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट होता है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, एक्सेस डेबिट हो गया, एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। सस्पेंस टू क्लोजिंग। कोई डाउट? Material from store 5,000, wages 2,000 had been used in making tools. Important है, ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था, हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था, तो मतलब हमने खरीदा होगा। जब खरीदा होगा तो क्या एंट्री पास करी होगी? मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू कैश। परचेजेस में गुड्स भी आते हैं और रॉ मटेरियल भी आते हैं। सर कहाँ लिखा है रॉ मटेरियल? मटेरियल है, मटेरियल भी इंक्लूडेड होता है परचेजेस में ही। क्लियर है? बाय डेफिनेशन उसमें दे रखा है। तो हमने मटेरियल ऑलरेडी खरीदा हुआ था, ये बता रहा ना, और वेजेस ऑलरेडी पे कर रखी थी लेबर को। तो जो वेजेस एंड वेजेस, हमने, हमारे पास मटेरियल था और हमने वेजेस पे करी 2,000, बट वो यूज किस में करी? टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाने में, बट कोई एडजस्टमेंट नहीं करी हमने। इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिकॉर्ड नहीं करी, एडजस्टमेंट नहीं करी। मतलब मटेरियल जो खरीदा था, अगर बेचते, अगर गुड्स बनाने में यूज होता तो ठीक है, फिर परचेजेस अकाउंट ही डेबिट होता। लेकिन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग एन एसेट, उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। उसकी एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ऐसी आपने वेजेस पे कर रखी थी, तो वेजेस रूटीन एक्सपेंस होता, मैन्युफैक्चरिंग में होती, तो वेजेस में ही रहता वो। अगर वो गुड्स बना रहे होते हमारे लिए तो वो वेजेस में ही रहता, बट उनसे तो हमने क्या बनवा लिया? एक एसेट। तो जो भी खर्चा हुआ है वो एसेट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, जो भी खर्चा हुआ है वो एसेट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस टू वेजेस। आपने मटेरियल खरीदा, परचेजेस में डेबिट कर दिया। आपने वेजेस पे करी, वेजेस में डेबिट कर दिया। लेकिन ये गुड्स बनाने में यूज नहीं हुए हैं, ये क्या बनाने में यूज हुए हैं? एसेट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई एसेट अकाउंट डेबिटेड। एसेट कौन सा है? टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स डेबिटेड 7,000 टू परचेजेस टू वेजेस। क्लियर? कोई डाउट? इंपॉर्टेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव टाइप।